गाइज आप लोग के बोर्ड एग्जाम पास में आ गए हैं। आई होप कि आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइज हमने सोचा है कि आपकी तैयारी को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए मैंने आपके लिए एक रिवीजन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें कि आपके चैप्टर्स के रिवीजन करा दिए जाएंगे और आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी पहले से। गाइज ठीक है, तो चलो इस क्लास को जल्दी से फटाफट शेयर कर दो और हमारे साथ जुड़ जाओ। देखो हम क्या करेंगे कि इस रिवीजन बैच में आपकी सभी टॉपिक को जो चैप्टर्स वाइज जो एग्जाम में आने वाले हैं उसको स्पेशली कवर करेंगे और गेस्ट क्वेश्चंस को भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो नोट्स वगैरह तो नहीं बनवा पाएंगे इस वीडियो में, जो लेक्चर्स होंगे इन सब में नोट्स वगैरह तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन आपके रिवीजन भरपूर हो जाएगी। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट एंड ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट या फिर कह लो ठोस अवस्था कह लो। देखो जो ठोस अवस्थाएं या फिर सॉलिड स्टेट होती है, ये एक मैटर का स्टेट है, किसी भी मैटर का स्टेट है। हर एक मैटर के पास मोस्टली 3 टाइप्स के स्टेट होते हैं। तो पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों स्टेट में से केवल हमें पढ़ने हैं यहाँ पे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है, सॉलिड स्टेट के डिफिनेशन पढ़ने हैं, उनके क्लासिफिकेशन क्या हो सकते हैं उनको पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम आपके हर एक टॉपिक को कवर करेंगे एज ए रिवीजन, और आपका इसमें रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपके डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट या व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलो देखो सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट का मतलब क्या होता है। देखो मैटर का ये एक पार्ट है जिसमें कि जो इससे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं, अवयवी कण जो होते हैं, या जिनके आयंस या अणु या परमाणु जो होते हैं, वो एकदम पास पास लगे होते हैं, एक दूसरे से एकदम पास पास जुड़े होते हैं। इसे कहते हैं सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? ये होगा इसका डिफिनेशन, यही है इसका कि जब अवयवी कण या फिर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल एक दूसरे से एकदम पास क्लोजली बाइंड हो, उसे कहते हैं सॉलिड स्टेट या फिर ठोस अवस्था कहते हैं। देखो इसमें होता क्या है, इनकी थोड़ी सी एक प्रॉपर्टी एज ए प्रॉपर्टी जान लो। इसमें होता क्या है कि जो ये है पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स जो इनका सेंटर ऑफ मास है, या फिर समझ लो कि जो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, ये बहुत ही तगड़ा लगता है, बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके कारण से ये एकदम पास पास आकर के बाइंड हो जाते हैं। ठीक, ये इसकी नॉर्मल प्रॉपर्टी हो गई। देखो सॉलिड स्टेट को 2 टाइप्स में बांटा गया है। इनकी क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो सॉलिड स्टेट को नॉर्मली 2 टाइप्स में बांटा गया है। पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हिंदी में कह सकते हैं क्रिस्टली ठोस। ठीक है, क्रिस्टली ठोस। दूसरा होता है एमार्फस सॉलिड, एमार्फस सॉलिड। एमार्फस सॉलिड का मतलब होता है अक्रिस्टलीय ठोस। एमार्फस सॉलिड का मतलब होता है अक्रिस्टलीय ठोस। देखो सॉलिड स्टेट को 2 भागों में बांटा गया है, क्रिस्टली और अक्रिस्टली, यानी क्रिस्टलाइन और एमार्फस। देखो इसमें होता क्या है कि अगर इनको पास पास लाएंगे तो इनको पास पास लाने का मतलब इनको एक पास क्लोजली बाइंड करने का तरीका कुछ अलग होता है। 2 तरीके से होते हैं। पहले ये होता है कि या तो इनको एक रेगुलर अरेंजमेंट में इनको अरेंज कर दिया जाए। ठीक है, रेगुलर में इनको अरेंज कर दिया जाए, या फिर इनको इरेगुलर में अरेंज किया जाए, या फिर मतलब कि इनकी या तो नियमित व्यवस्था हो या फिर देखो ऐसे हो, एक रेगुलर में हो, एक रेगुलर में अगर ये ज्वाइंट हो ऐसे, ठीक है, अगर ये एक रेगुलर में ज्वाइंट हो तो उसे कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। देखो जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स है, अगर ये एक पास पास अगर एक रेगुलर ज्योमेट्री में अगर ये ज्वाइंट होते हैं तो उसे कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर ये इरेगुलर में हो जाए, देखिए ऐसे ऐसे हो जाए, ये इरेगुलर में है, चाहे जैसे इनको अरेंज कर दिया जाए, तो इसे कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड या फिर अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है,
देखो इनके ऊपर दो डिफिनेशन मतलब फिर इनके ऊपर डिफरेंस लिखने को आ सकता है। देखो जो ये वाले सॉलिड होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टली ठोस होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं यानी कि मजबूत या कठोर कह लो इनको, कठोर होते हैं, फिर इनको हार्ड कह सकते हैं, ठीक है, ये हार्ड होते हैं। और ये सॉफ्ट होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, मृदु होते हैं। देखो इनको और काटेंगे तो एक चिकनी, एक इनका सरफेस होगा वो क्या होगा, शार्प होगा, चिकना होगा। इनका जो सरफेस होगा वो चिकना होगा, इनका सतह जो होगा वो चिकना होगा, चिकने सतह वाले होंगे। लेकिन ये ऐसे नहीं होंगे, ठीक है। देखो ये लॉन्ग रेंज के ऑर्डर होते हैं, इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, जो इनका ऑर्डर होता है वो लॉन्ग रेंज का होता है। लॉन्ग रेंज का मतलब ये होता है कि जो इनकी व्यवस्थाएं होती है वो दीर्घ परासी है। मतलब देखो जो इनका सेंटर, अगर इन सबके एटम्स जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल है, जो एटम्स है इनके सेंटर को अगर मैच करेंगे तो ये लॉन्ग डिस्टेंस में जाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग रेंज होते हैं, ये शॉर्ट रेंज होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। तो ये इनके नॉर्मली हो गए इनके क्लासिफिकेशन। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे एमार्फस सॉलिड को नहीं पढ़ने हैं, एमार्फस सॉलिड को नहीं पढ़ने हैं, अब केवल पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड को। केवल किसको पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही पढ़ना है। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टली ठोस को नॉर्मली 4 भागों में डिवाइड किया गया है, इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखो पहला क्या होता है, पहला होता है आयनिक, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो CS का मतलब है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, या फिर कह सकते हैं इनको आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, ठीक, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा होता है, सेकंड नंबर पे होता है कोवैलेंट, कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड को नेटवर्क भी कहते हैं, इनको इट इज आल्सो कॉल्ड नेटवर्क, इनको नेटवर्क भी कहते हैं, ठीक है। कोवैलेंट को कहते हैं सहसंयोजक आयनिक ठोस। थर्ड नंबर पे आता है मेटेलिक, मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, थर्ड नंबर पे आता है, ठीक। इसको कहते हैं धात्विक ठोस, धात्विक ठोस कहते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, इन्हें कहते हैं आणविक क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड को जनरली 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, आयनिक, कोवैलेंट, मेटेलिक और मॉलिक्यूलर। तो पहले इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं होता क्या है। देखो आयनिक का मतलब होता है, देखो हमें क्या करने होते हैं कि मुझे एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाने हैं कुछ इस प्रकार से ना, देखो कि इनको एक पास पास अरेंज करने हैं, ठीक है, इनको एक पास पास अरेंज करने हैं, वो भी एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में, या फिर कह लो कि इनको एक रेगुलर ज्योमेट्री में ऑर्डर करने हैं, ठीक है। तो आयनिक का मतलब क्या होता है, आयनिक जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होता है वो एज ए आयन होता है, यानी कि जो अवयवी कण होता है वो आयंस के रूप में होते हैं, उन्हें कहते हैं आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। देखो इनमें जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होगा या फिर जो टीनी पार्टिकल्स होगा, जो एटम होगा वो कैसा होगा, आयंस होगा। कैसे होंगे, आयंस होगा, यानी कि एक पॉजिटिव आयन तो एक निगेटिव, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, कुछ इस प्रकार से देखो होंगे। इससे बनने वाले ठोस होगा उसे कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आई। देखो अगला है सेकेंड कोवैलेंट। कोवैलेंट का मतलब क्या होता है कि जब आयंस, सॉरी आयंस तो नहीं होंगे, अब देखो जब परमाणुओं या अणुओं, एटम्स या कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता हो। कैसा बनता हो, कोवैलेंट बॉन्ड बनता हो। देखो कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा ही बना, जब कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा आयंस या फिर एटम्स के बीच में, तो उसे कहते हैं उनसे बनने वाले ठोस को कहते हैं सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस या फिर कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक। इतनी बात समझ में आई। थर्ड नंबर पे है मेटालिक। मेटालिक मतलब धात्विक ठोस। देखो जब धातुओं के बीच में, धातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, जो परमाणु या फिर जो एटम्स
अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बनाते हैं, उसे कहते हैं धातु या फिर मेटल्स। जब इनका सॉलिड बनेगा, देखो क्या होता क्या है इसमें कि जो एटम्स होते हैं वो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए हैं, उसने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो वो इलेक्ट्रॉन कहीं और नहीं जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन उस पूरे क्रिस्टल में फैल जाएंगे और केवल इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब पॉजिटिव आयंस के बीच में बॉन्ड बनेंगे। देखो कुछ ऐसे बनेंगे, देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, हर जगह पॉजिटिव ही दिखाई देंगे, हर जगह पॉजिटिव दिखाएंगे। जो इनसे निकलने वाला इलेक्ट्रॉन होगा ये इनके बीच में ऐसे एज ए डॉट क्या करेगा, पूरे क्रिस्टल में से फैल जाएगा, उसे कहते हैं मेटेलिक ठोस या मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड या धात्विक ठोस कहते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आता है मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर यानी कि आयनिक या सॉरी मॉलिक्यूलर का मतलब होता है आणविक, आणविक क्रिस्टलीय ठोस। देखो इसमें क्या होता है कि दो अणु, देखो पहले तो क्या अणुओं से बनने वाला या मॉलिक्यूल से बनने वाला क्रिस्टलीय ठोस, मॉलिक्यूल से बनने वाले सॉलिड कहते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होगा वो मॉलिक्यूल होते हैं। अब मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, दो एटम से बनने वाले से बने को मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, जब दो एटम्स आपस में ज्वाइंट होते हैं उसे कहते हैं मॉलिक्यूल या अणु कहते हैं। देखो ऐसे होंगे, जो इनका अवयवी कण होगा वो क्या होगा, अणु होगा, इनका अवयवी कण अणु होगा, तो इनसे बनने वाले ठोस को आणविक ठोस अवस्था कहते हैं, फिर आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं या फिर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो यहां तक तो अब हो गए इनके क्लासिफिकेशन, सॉलिड स्टेट, सॉलिड जो कंपाउंड होते हैं उनका क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। तो क्लासिफिकेशन में अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो अभी मुझे कमेंट करें, किसी को कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है। अगर इसमें कुछ नया लग रहा हो तो नोट कर लो फटाफट से, तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो देखो क्लासिफिकेशन के आगे अब आता है क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस कहते किसे हैं, देखो जब हम सॉलिड को बनाते हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होता है उस कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स को जब अरेंज करके एक बहुत बड़ा सॉलिड बना देते हैं तो उस पूरे सॉलिड को ही कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। जो भी एटम्स है वो बहुत, एक एटम ढेर सारे एटम जुड़े हैं, वो एटम उससे जुड़ा हुआ है, वो एटम अगले वाले से जुड़ा हुआ है, वो एटम अगले वाले से जुड़ा हुआ है, तो इसे कहते हैं क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक कहते हैं। देखो इसे ब्रेविस जालक भी कहते हैं, ठीक, ब्रेविस लैटिस भी कहते हैं, स्पेस लैटिस भी कहते हैं इसे। देखो जब ये ऐसे आपस में जुड़ते हैं ये एटम्स, देखो ये जो एटम्स है ये इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी, इधर भी जुड़ा होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, ये हर तरफ मतलब कि ये अपनी तरफ एक नेटवर्क बनाया होगा, बहुत बड़ा सा जाल बनाया होगा नेट जैसा, उसे कहते हैं क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक, यह क्रिस्टल जालक का। तो क्रिस्टल जालक में एक वर्ड आता है यूनिट सेल, क्या आता है, यूनिट सेल आता है। देखो ये वर्ड कहाँ आया कि जो ये कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स है यही यूनिट सेल है। जब यूनिट सेल बार बार ज्वाइंट हो करके एक बड़ा सा क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है तो उसे कहते हैं क्रिस्टल जालक या फिर लेविस, ये क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं इसे। ठीक है, यूनिट सेल इसको कहते हैं हिंदी में एकक कोशिका, इसे कहते हैं एकक कोशिका। देखो पूरे सॉलिड स्टेट में सारा खेल होता है यूनिट सेल का, एकक कोशिका का ही होता है। अगर एकक कोशिका नहीं रहेगा तो कोई भी क्रिस्टल या सॉलिड बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सारा गेम है यूनिट सेल का, तो यूनिट सेल को अच्छे समझना है। देखो जो यूनिट सेल होता है ये किसी भी क्रिस्टल का एक यूनिट पॉइंट है, एक यूनिट पॉइंट है। ठीक है, किसी भी क्रिस्टल का एक इकाई है एकक कोशिका। ठीक, देखो ये हमेशा होते हैं क्यूब के रूप में, ये होते हैं क्यूब के रूप में। ठीक, ये है मेरा यूनिट सेल। जब यूनिट सेल, देखो जब ये यूनिट सेल है ये इसके बाद एक और ऐसे से ज्वाइंट होते हुए मतलब कि आपस में कंबाइंड होते हुए एक बड़े से क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है तो उसे कहते हैं क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक कहते हैं, और जिससे मिलकर बनता है उसे कहते हैं यूनिट सेल। इतनी बात समझ में आई। ठीक,
देखो यूनिट सेल का भी क्लासिफाइड होता है, इनका भी क्लासिफिकेशन होता है, इनका भी वर्गीकरण होता है, इनको भी डिवाइड करते हैं। देखो इनको भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है, यूनिट सेल को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, सरल एकक कोशिका हिंदी में कह लो इनको, सरल एकक कोशिका, सरल एकक कोशिका। देखो जो यूनिट सेल होता है, इनके ऊपर जो अणु या परमाणु जो इनके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, हमेशा इनके कॉर्नर पे रहते हैं। ठीक है, इनके ऑलवेज इनके कॉर्नर पे ही रहते हैं, इनके कोने पर ही होते हैं। 8 कोने, देखो 8 जगह होंगे जैसे। ठीक है, इनके हमेशा कोने पे होते हैं। जब जो अवयवी कण जो है, जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं, अगर ये सिर्फ कोने पर ही उपस्थित हैं तो उसे कहते हैं सिंपल यूनिट सेल या फिर सरल एकक कोशिका कहते हैं। दूसरा इनको डिवाइड करते हैं सेंटर्ड, दूसरा डिवाइड करते हैं इनको सेंटर्ड, सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो सेंटर्ड का मतलब होता है केंद्रक, केंद्रक, केंद्रक एकक कोशिका, केंद्रक एकक कोशिका। जब यूनिट सेल के अंदर, जब यूनिट सेल के केंद्र पर, किसी भी केंद्र पर, किसी भी केंद्र पर अगर अवयवी कण या फिर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है तो उसे कहते हैं केंद्रक एकक कोशिका या फिर सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल के टाइप्स होते हैं। देखो जो केंद्र होता है, जो इनका सेंटर होता है, वो अलग अलग टाइप्स का होता है। कैसे कैसे देखो होगा, देखो पहला होता है बीसीसी। बीसीसी का मतलब होता है कि बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड, पूरे बॉडी के सेंटर पे, पूरे बॉडी के सेंटर पे अगर प्रेजेंस होगा उनका कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, उसे कहते हैं बीसीसी, उस यूनिट को कहते हैं बीसीसी। दूसरा होता है एफसीसी। एफसीसी मतलब होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस के, देखो किसी भी सरफेस के, जो मेरा क्यूबिक है, जो मेरा क्यूब है यूनिट सेल का, ये इसके किसी एक सरफेस पे, एक सतह के केंद्र पर उपस्थित होगा, सभी सभी सतहों के केंद्र पर उपस्थित होता है, उसे कहते हैं एफसीसी या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। थर्ड नंबर आता है ईसीसी। देखो आधार पे, मतलब कि इनके केवल बेस पे, इनके बेस पे, ठीक है, इनके अगर बेस पे होते हैं तब उन्हें कहते हैं ईसीसी। देखो इन तीनों को पहले बना के समझते हैं, ऐसे नहीं, अगर तीनों को बनाएंगे, देखो सिंपल तो यही हो गया, देखो सिंपल तो यही हो गया, ये क्या है, ये सिंपल यूनिट सेल है। सरल एकक कोशिका ऐसे ही बनेंगे, ये केवल 8 कोने पर ही होंगे। अगर इनके 8 कोने के साथ साथ पूरे बॉडी के एक सेंटर पे हो जाए, ऐसे बीच सेंटर पे उसे प्रेजेंस हो जाए, इसे कहते हैं बीसीसी। इस यूनिट को कहते हैं बीसीसी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। देखो इसको हटाओ। दूसरा क्या है, एफसीसी है। एफसीसी का मतलब होता है कि इनके केवल फेस के, इनके फेस के सेंटर पे उपस्थित हो। कहाँ हो, इनके फेस के सेंटर पे प्रेजेंट हो, तो उसे कहते हैं, ये सामने वाला है, ये पीछे वाले फेस का है, तो इस यूनिट को कहते हैं एफसीसी। इसे कहते हैं एफसीसी, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, तीसरा है ईसीसी। ईसीसी का ज्यादा रोल नहीं है, इनका ज्यादा यूज नहीं है। ठीक है, केवल 3 मेन है, एक ये मेन है और ये 3 है, ये मोस्ट है इनके। ये जो लास्ट वाला है, इनका ज्यादा यूज नहीं है। ठीक, देखो लास्ट वाला कैसे होगा, इनके फेस पे तो नहीं होंगे, फेस से इनको हटा दो ऐसे से। ठीक है, देखो इनके कोने पे तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन कोने के साथ साथ इनके केवल आधार पर, इनके बेसमेंट पर, इनके आधार पर एक ऊपर होगा बेस, एक नीचे बेस होगा, एक ऊपर और नीचे, मतलब आमने और सामने ही प्रेजेंट हो, के फेस पे, आमने और सामने के फेस के सेंटर पे प्रेजेंट हो, उसे कहते हैं ईसीसी। इनका ज्यादा यूज नहीं है, इसको ज्यादा ध्यान मत देना। ठीक है,
केवल इन तीनों को ध्यान देना, सिंपल यूनिट सेल, बीसीसी और एफसीसी, इन तीनों को ज्यादा ध्यान देना है। ठीक, तो देखो ये हो गए इनके यूनिट सेल और यूनिट सेल के टाइप्स, कैसे कौन यूनिट सेल किस टाइप का होता है, इतनी आपको जानकारी हो गई, इतना आपका रिवाइज हो गया है। देखो अब आगे क्या इसमें रिवाइज करना है, इसमें आगे पढ़ना क्या है। देखो यूनिट सेल हो गया ना, जो ये देखो ये ऐसे हमें दिखाई दे रही है, एक्चुअल में ऐसे होते नहीं है। देखो ये कुछ इस प्रकार से होते हैं, बुक में भी आपको ऐसे दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में ये होते हैं इस प्रकार से है। ठीक है, ये यूनिट सेल हो गया। ठीक, क्यूब बन गया। अब जो ये कोने में प्रेजेंट है, मान लो कि अगर हम सिंपल का ही बना रहे हैं, देखो अगर ये इस कोने में प्रेजेंट है तो ये इतना बड़ा प्रेजेंट होगा, दूसरा वाला इधर होगा इसको टच करेगा ऐसे। अब जो इस वाले कोने पे होगा ये इनको टच करेगा ऐसे। ठीक है, तो ये हर जगह से टच करते होते हैं, मतलब ये है, अगर इसको हाँ हटाओ यहां से, तो ये चारों आपस में टच करते हुए दिखाई देंगे, मतलब ये इनको एक पास पास तो ज्वाइन करना होता है ना। अभी यही पढ़े थे डिफिनेशन में, परिभाषा में क्या पढ़े थे कि यही ना, कि इन जो ये यूनिट सेल मतलब सॉरी जो ये, तो अभी परिभाषा में क्या पढ़े थे कि जो ये अवयवी कण है इनको एक पास पास ज्वाइन करना है। ठीक है, ये एट्रैक्शन मतलब कि आकर्षण बल के द्वारा क्या होते हैं, एक पास पास जुड़े होते हैं, इनको ऐसे एक पास बुलाएंगे, एक्चुअल में ऐसे होता है। जब इनको जोड़ ज्वाइन कर देंगे, देखो देखो ज्वाइन किए, ये ज्वाइन वाला है ना, देखो ये क्या है मेरा, ये अवयवी कण है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स है मेरा, ये कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स है। अब इस कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, और तीसरा यहाँ है। देखो इनको ये ज्वाइन किए एक पास पास, अगर इनको लेकर गए हैं, बाइंडिंग किए हैं, तो इनके बीच देखो ये थोड़ा सा जगह ऐसे बचा है ना, जगह बच गया है ना, ये पूरा स्थान नहीं घेरा है। देखो ये बीच जो मैं ब्लू कलर से पेंट कर रहा हूं अभी, देखो ये ब्लू कलर से पेंट है, ये इतना ये बीच में जगह बच गया है। तो कितना स्थान घेरा है, कितना परसेंट ये स्थान उस यूनिट सेल को पैक करता है, क्लोज करता है, घेरता है, उसे कहते हैं पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी को हिंदी में कहते हैं संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता, जो कि इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संकुलन क्षमता, या फिर कह सकते हो इनको पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी या फिर संकुलन क्षमता, जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है कि यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं वो कितना जगह घेरे हुए हैं, कितना परसेंट हिस्सा वो लिए हुए हैं, उन्हीं को फाइंड करना होता है, इसे कहते हैं संकुलन क्षमता। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो चलो फटाफट से इसको नोट कर लो, बना लो जो भी इसमें करना हो। अब नेक्स्ट है पैकिंग इफिशियंसी या फिर संकुलन क्षमता। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जो यूनिट सेल होता है, जो एक कोशिका होते हैं, वो तीन टाइप से मोस्टली माने जाते हैं, मोस्टली तीन टाइप से ही माने जाते हैं। पहला होता है सिंपल एससी, दूसरा बीसीसी, तीसरा एफसीसी। सिंपल क्यूबिक, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यहाँ पे फेस सेंटर्ड क्यूबिक, नॉर्मली तीन टाइप से होते हैं। एससी का मतलब होता है हिंदी में इनका कि ये सरल कोशिका होते हैं, ये बॉडी सेंटर्ड, बॉडी मतलब क्या होता है, जो भी होता होगा हिंदी समझ लेना अपना। ठीक है, तो एससी, बीसीसी और एफसीसी, इन तीनों के पैकिंग इफिशियंसी या फिर संकुलन क्षमता को हमें निकालने हैं। देखो इनमें से केवल हम दो बताएंगे अभी अभी आज के लिए, आज की क्लास में केवल दो ही बताएंगे। जो तीसरा वाला होगा वो आपके लिए होमवर्क होगा, अगर नहीं आते हैं तो हम नेक्स्ट वाली क्लास में उसको बता देंगे। ठीक है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ अपने से एक बार कोशिश करना, जब से अपने से सॉल्व नहीं करोगे खुद से, तब से कोई चीज आने वाला नहीं है। ठीक है, को तो खुद से भी ट्राई करना, गलत सही जो भी बनेगा बनाना। ठीक है, नहीं बनेगा तब भी बता देंगे, बनेगा तब भी बता देंगे तो आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि जो इस क्लास में चल रहे हैं, मैं आपको नॉर्मली बोल रहा हूँ, आपको कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ ना, आपके लिए कुछ छोड़ा लिखने के लिए। तो आप ध्यान से बस क्लास को सुनते जाइए, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, और उसके बाद फिर आप अगर नोट्स को पढ़ते हैं या बुक को पढ़ते हैं तो आपको जल्दी माइंड में याद रहेगा और देर तक याद रहेगा। ठीक है, तो देखो बीसीसी या एफसीसी या फिर एससी, इनमें से हम दो बताएंगे, तीसरा अपने से करने हैं।
तो चलो पहले बताते हैं एससी क्या है। पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी का मतलब होता है संकुलन क्षमता। इसका मतलब ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल या अवयवी कण एकक कोशिका या फिर यूनिट सेल के अंदर जितना भाग स्थान घेरते हैं उसे कहते हैं संकुलन क्षमता या पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, तो चलो पहले फिगर बनाते हैं इसका एससी का। एससी का फिगर ऐसे बनेगा, ये हो गया मेरा यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल के अंदर ये है इसके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल। देखो ये है इनके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है। ठीक है, ये 8 हो गए इनके। देखो हमें यहाँ पे दिखाई तो दे रहे हैं 8 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल लगे हुए हैं, लेकिन इनका हिस्सा 8 नहीं है। ध्यान समझो कि ये पूरे यूनिट सेल में 8 नहीं है। देखो ध्यान से समझना क्या है, जो इस कोने पे होगा, मान लो किसी भी कोने पे है अगर, देखो जैसे ये इस कोने पे है, यहाँ पे तो हमें 8 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये 8 है नहीं। इस यूनिट सेल में 8 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स नहीं है। देखो हम बता रहे कैसे भी, देखो अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं अभी। देखो मेरे पास ये एक क्यूब है, ये एक जो बॉक्स है ये क्यूब है। देखो जो ये यहाँ पे जो कोने वाला है मैं इसको एक ले रहा हूँ, ठीक है, यही वाला बता रहा हूँ तुम्हें। एक ठो समझ लोगे बाकी सब समझ में आएंगे। देखो जो यहाँ पे कोने पे है, कि अगर मान लो यहाँ पे, अगर मान लो कि जो यहाँ पे है तो एक यूनिट सेल तो यहाँ पे है, एक इसके जस्ट बगल में, देखो एक इसके जस्ट बगल इधर होगा, 2 हो गए। इस दूसरे के बाद एक तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा, तो 4 तो इनके प्लेस में ही हो गए, और 4 जस्ट इनके ऊपर ऐसे होंगे। तो एक का हिस्सा जो होगा वो 8 में होगा। 8 यूनिट सेल के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स रहेगा। ये एक कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स है, ये 8 यूनिट सेल के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जो एक यूनिट सेल का है उसका हिस्सा कितना हो गया, 1/8। टोटली कितने लगे हुए हैं, 8 लगे हुए हैं, तो कितना आएगा, 8 से डिवाइड हो, कितना बचेगा, 1। मतलब कि एससी वाले में, देखो एससी बता रहे हैं हम केवल, ठीक है, सिंपल सिंपल क्यूबिक के बता रहे हैं। तो इसमें इसके यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक के यूनिट सेल में केवल एक ही कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल प्रेजेंस है। इतनी बात समझ में आई। चलो ठीक है, ये कभी कभी इसे पूछ सकता है नॉर्मली एमसीक्यू या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, कैसे फाइंड करने होते हैं कितने कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल लगे हुए हैं। ठीक है, देखो तो जो इनका पैकिंग इफिशियंसी का फार्मूला होता है, पैकिंग इफिशियंसी का जो फार्मूला होता है वो होता है कि नंबर, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ ऑल, वॉल्यूम ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अगर हिंदी में इनको समझना चाहो तो देखो कि अवयवी कणों की कुल आयतन, अवयवी कणों का कुल आयतन बटे एक कोशिका का आयतन, अवयवी कणों का कुल आयतन बटे एक कोशिका का आयतन गुणे 100। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक, अब देखो वॉल्यूम ऑफ ऑल, तो यहाँ पर ऑल लिखना भूल गया मैं, वॉल्यूम ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल। तो यहाँ पर टोटली कितने कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं, ओनली 1। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई एक कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल का वॉल्यूम क्या होगा, देखो ये किसमें है, ये है स्फेरिकल यानी कि गोलाकार है। गोले का जो आयतन होता है, फिर जो गोले का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब अपान आर सपोज किए हैं कि जिसका रेडियस है, और जो इनका साइड है उसको ए सपोज कर लो, आर इनका रेडियस है, साइज क्या, साइड, साइड क्या है इनका, ए है। तो अपान वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या हो गया, यूनिट सेल एक क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, साइड क्यूब होता है, ए क्यूब हो गया। देखो यहाँ पे आर है और यहाँ पे ए है, तो इस ए और आर में भी हमें फाइंड करनी है रिलेशन। देखो हमने अभी बताया इसके पहले कि यहाँ का जो एटम्स होगा वो इस वाले एटम से टच किया होगा, तो जो इसका डिस्टेंस है वो आर होगा, इसका भी क्या होगा, आर होगा, और यहां से लेकर पूरा यहां तक होता है ए, ये है ना यही साइड, तो ए इक्वल्स टू कितना हो गया, यहां से ये आर प्लस ये आर कितना हो जाएगा, आर प्लस आर कितना आएगा, 2r आएगा। ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2r हो गई।
ए की वैल्यू कितनी हो गई 2r हो गई। तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करेंगे 2r। देखो 1 मल्टीप्लाइड 4/3 पाई इंटू आर क्यूब अपान ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2r का होल क्यूब हो जाएगा। इनको सॉल्व अगर कितना जाएगा 1 से मल्टीप्लाई कोई मतलब नहीं है, कितना बचेगा 4/3 पाई आर क्यूब अपान ये 2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, आर का क्यूब कितना हो जाएगा आर क्यूब। अब देखो इस आर क्यूब से और ये आर क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा देखो, और इस 4 से इस 8 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा 2, तो 3 भी नीचे आएगा, ये पाई बचेगा ऊपर, पाई अपान क्या हो जाएगा 3 2 जा 6। देखो यहाँ चेक में भूल गया, ये 100 भूल गए हम लोग, ये 100 इसके मल्टीप्लाई में होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई में क्या होगा 100 होगा। ठीक है, अब देखो ये मल्टीप्लाइड में क्या होगा 100 होगा, हमेशा ये परसेंटेज में आएगा। ठीक है, देखो पाई की वैल्यू होती है 3.14, पक्की बात, अपान नीचे 6 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100, इनका मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 314 अपान 6 डिवाइड करो, 6 5 जा 30, वन बचेगा 14, 6 2 जा 12 पॉइंट बचेगा 2, 6 7 जा 28, सॉरी 6 2 जा 6 3 जा 18, ठीक है 33 ऐसे बचता जाएगा, इतना परसेंट आएगा 52.33। ठीक, इनका पैकिंग एफिशिएंसी कितना आ गया 52.33, इनको एज नॉर्मली लिखते हैं 52.4, कहीं कहीं बुक में लिखा होगा 52.4, घबराना नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है, 52.4 ही लिखा होगा। देखो सिंपल मेथड तरीका था किसका एससी का, सिंपल क्यूबिक का एकदम सिंपल है पैकिंग एफिशिएंसी निकालना, तो ये मैंने निकाल दिया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। देखो एससी वाला मतलब कि सिंपल क्यूबिक का हो गया, अब नेक्स्ट है एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड। देखो पहले यहां बनाओ, ऐसे बन गया, ऐसे और ये और यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। ठीक है, देखो इसके फेस पे होगा ना, तो यहाँ कोने पे तो होगा ही, ऐसे कोने पे तो होगा, लेकिन एक इसके बीच में फेस पे भी होगा। ठीक है, एक यहाँ कोने पे भी होगा, देखो इसको ऐसे मिलाओ ऐसे। ठीक, देखो इनका जो साइड है वो ए है और जो इनका रेडियस है वो कितना है आर है। देखो एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में क्या हुआ 1 2 और 3, 1 2 3 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, यानी कि 3 अवयवी कण यहाँ पे उपस्थित है। तो जो यहाँ ए की वैल्यू कितनी होगी, देखो ये ए होता है, ये भी ए होता है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक, इसको हटाओ पहले, 90 बनेगा, लगेगा पाइथागोरस रूल, यहाँ पे ए और ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस कितना है, जो ये डिस्टेंस है वो यहाँ आर है, यहाँ पे आर है, ये जो होगा इधर आर होगा इधर आर होगा। देखो इस वाले गोले का यहाँ आर होगा, इस पूरे गोले का आर प्लस आर होगा 2r होगा, और इस गोले का केवल आर होगा रेडियस, तो टोटली कितना हुआ 4r हो गया, 4r का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, यहाँ कितना है 4 4 जा 16r स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 अपान हो जाएगा 2r स्क्वायर, ए कितना आएगा यहाँ से 2 8 जा 16, 8 देखो 8 हो जाएगा आर स्क्वायर, इसको अंडर रूट में ले लेंगे ऐसे, ए की वैल्यू कितनी जाएगी 8r स्क्वायर आ जाएगी। अब निकालो यहां से पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी का फार्मूला होगा वही नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ, ठीक है, कि इनका वॉल्यूम जो होगा, तो यहाँ पर चेक करो कितने नंबर ऑफ वॉल्यूम्स आएंगे। देखो जो कॉर्नर पे होंगे वो 8 तो होंगे ही, जो कॉर्नर पे होंगे वो 8 होगा ही, लेकिन उसके साथ में उसके फेस के सेंटर पे भी है। देखो कॉर्नर पे कितने थे 1/8 थे, एक का हिस्सा इंटू 8 प्लस जो फेस पे है, फेस पे कितना आएगा, देखो ये है ना कॉर्नर, देखो यहाँ का जो फेस है, देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूं ऐसे, दिख रहा है, देखो यहाँ फेस पे है, जो ये फेस पे है इसका जो पार्टिसिपेशन है इसके अंदर खुद जो इसके सामने वाला होगा और उसमें होगा,
बस दो ही में होगा और कहीं नहीं होगा। एक इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स का है, एक दूसरे वाले जो इनके सामने होगा बस उनका, बस दो जगह से ही होगा पार्टिसिपेंट का। कहीं से देखा, देखो कहीं से नहीं है ना। ठीक है, तो जो ये इनका जो फेस पे है उनका 1/2 कितने हैं फेस पे, कुल 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखो, इससे कैंसिल होगा, यहाँ 1 + 2 3 जा कितना आएगा 3, कितना आएगा 4। इस यूनिट सेल में टोटली 4 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है, 4 अवयवी कण उपस्थित है। तो क्या हो जाएगा यहां से 4 मल्टीप्लाइड बाई इनका, 4 मल्टीप्लाइड बाई इनका क्या हो जाएगा, इनका वैल्यूम या फिर आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ अपान पूरे इस यूनिट सेल का आयतन या फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा a³। 4 4 जा 16 या अपान 3 होगा, मल्टीप्लाइड बाई पाई, सॉरी मल्टीप्लाई क्यों लगाएंगे, पाई r³ अपान a की वैल्यू कितनी यहां से आई है, रूट में 8r²। ठीक है, ये हो जाएगा पावर में क्यूब, रूट में r² है तो बाहर r निकलेगा। ठीक है, तो √8 का वैल्यू कितना होगा, √8 का पावर 3 है। देखो √8 का मतलब होता है, यहां से निकाल लो डायरेक्टली a की वैल्यू ही। देखो √8 का मतलब है 2√2 होता है, r² का मतलब क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। डायरेक्टली है, ये रखो 2√2r। 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, √2 का कितना होगा 2√2 होगा, √2 क्यूब कितना होगा 2√2 इंटू r का कितना हो जाएगा r³। ऊपर कितना है 16/3 पाई r³। देखो r³ से r³ कैंसल, यहाँ मल्टीप्लाइड में 100 होगा जी। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाइड में 100 होगा। ठीक, अब देखो यह r³ से r³ कैंसिल हो गया, यहाँ 8 2 16 16 कैंसिल हो गया, बचेगा 3 नीचे आएगा। ऊपर कितना बचा पाई बचा, यहाँ पे 100 पाई अपान 3√2 पाई की वैल्यू पुट करो, 100 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 अपान 3 मल्टीप्लाई √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 होता है, मत लिखो। ठीक है, अब देखो यहाँ 100 मल्टीप्लाइड, ये 2 अंक पॉइंट है, 2 अंक पॉइंट है, कितना हो जाएगा 314 बटे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 141। इनको जो टोटली सॉल्व करेंगे तो इनकी टोटली वैल्यू आएगी 74.6% का समथिंग आएगा कुछ। ठीक है, इनको सॉल्व करना, जो वैल्यू आएगी इतना लिख लेना, 74.6 के समथिंग आएगा। देखो ये था FCC का, किसका था ये FCC का। अब तीसरा बचा है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, उसको वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, होमवर्क लिख लो फटाक से। यहाँ पे देखो होमवर्क रहेगा BCC का पैकिंग इफिशियंसी या फिर संकुलन क्षमता निकालना है। अगर नहीं आएगा तो इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट वाली क्लास में बताएंगे। देखो अब इस चैप्टर का तो आधा हिस्सा खत्म हो चुका है, अब इनका क्या बचा है डिफेक्ट, यानी कि दोष बचे हैं इनके, क्रिस्टल डिफेक्ट है, क्रिस्टल दोष बचे हैं। तो उस क्रिस्टल दोष में इसको भी बता देंगे, BCC वाले को भी। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप घर से ट्राई करना, अगर नहीं आएगा तो बाद में इसको मैं बता दूंगा। ठीक, तो चलो आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट बचा है तो आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, अगर नहीं डाउट बचे हैं तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, मन लगाकर पढ़ें और अच्छे मार्क्स लेकर आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।